हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग, और चैप्टर का नाम है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड। वापस से सुन लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड आपका चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर के अंदर प्लीज बातें मत करिए और ध्यान से सुनिए। इस इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग जो सबसे पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसके अंदर टोटल, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर के अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका सिलेबस किस तरीके से डिजाइन है, चैप्टर और चैप्टर के अंदर क्या हैं यूनिट्स। जैसा अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, जितनों ने भी ज्वाइन कर रखा था, मनी मार्केट। चैप्टर का नाम था मनी मार्केट। उसके अंदर टोटल कितनी यूनिट्स थी? 3। पहली यूनिट मैंने पढ़ाई थी आपको मॉनेटरी पॉलिसी, सेकेंड यूनिट थी बेटा डिमांड फॉर मनी, थर्ड यूनिट थी बेटा सप्लाई। इसी तरीके से बेटा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर है, इसके अंदर बेटा टोटल 5 यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट यूनिट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज द फर्स्ट यूनिट जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर इज इंटरनेशनल ट्रेड और उसके अंदर यूनिट नंबर 1 दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज द फर्स्ट यूनिट। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वापस बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर, बेटा पूरा चैप्टर बोल रहा हूं, एक यूनिट नहीं बोल रहा है। इस चैप्टर में टोटल कितनी यूनिट्स हैं? 5। तो बेटा ये पूरा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में, दैट इज जो अभी अटेम्प्ट हुआ था जून वाला अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट के अंदर देखा गया इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर से क्वेश्चंस आए ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा, जिसके अंदर 5 यूनिट्स हैं। ठीक, सबसे पहली यूनिट है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इधर देखिए जरा सारे, बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है तो बेटा 2 कंट्रीज के बीच में, दैट इज 2 कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है बेटा? 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। सर इसका मतलब क्या हुआ? 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। सर फॉर एग्जांपल, एक कंट्री में बोल रहा हूं इंडिया, और एक कंट्री दूसरी कोई भी ले लो, लेट अस सपोज आपने दूसरी कंट्री ले ली यूएस। बेटा इंडिया और यूएस के बीच में क्या हो रही है? ट्रेडिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब इंडिया गुड्स को बना के यूएस को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, एज वेल एज कुछ गुड्स यूएस से बेटा क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया में बहुत सारे गुड्स बनते होंगे, यस या नो? वो गुड्स इंडिया में बन रहे हैं, और इंडिया से वो गुड्स कौन सी कंट्री खरीद रही है? दूसरी कंट्री। यहां पे क्या लिखी है? यूएस। इसका मतलब इंडिया यूएस को गुड्स क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। और यूएस इंडिया से गुड्स को क्या कर रहा है? इंपोर्ट। सिमिलर अपोजिट कर दो, यूएस में भी तो बहुत सारे गुड्स बनते होंगे, वो यूएस के गुड्स बेटा इंडिया क्या कर रहा है? इंपोर्ट। और यूएस इंडिया को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल सा मतलब है बेटा एक्सचेंज ऑफ, यहां लिख रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खाली गुड्स की बात नहीं होती यहां पे, गुड्स के साथ साथ क्या आती हैं? सर्विसेज, जिसको आपके मॉड्यूल ने एक वर्ड में बोला है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब सर इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जगह आपके मॉड्यूल ने एक वर्ड लिख दिया बेटा, क्या? रिसोर्सेज। और ये एक्सचेंज जो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन, क्या लिख रहा हूं? बिटवीन 2 डिफरेंट, क्या लिखूं यहां पे? कंट्रीज। इसका मतलब बेटा 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड।
तो वापस से सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे बताइए, एक कंट्री है बेटा इंडिया और एक मैं और ले रहा हूं यहां पे नाम चाइना। मुझे बताइए क्या चाइना बहुत सारे गुड्स बनाता है, यस या नो? और उन गुड्स को इंडिया चाइना से क्या करता है? परचेस करता है। इसका मतलब इंडिया चाइना से परचेस कर रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है? गुड्स को इंपोर्ट। और चाइना क्या कर रहा है बेटा? एक्सपोर्ट। तो मुझे बताओ बेटा, एक कंट्री इंडिया, दूसरी कंट्री चाइना, इन दोनों के बीच में गुड्स का क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज। तो बेटा हम इस तरीके की ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप क्लियर है सबको। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको आपके मॉड्यूल ने एक वर्ड में क्या बोला? रिसोर्सेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। टू कंट्रीज लिख रहे हो तो वो डिफरेंट ही कंट्रीज होती हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटरनेशनल ट्रेड। ध्यान से सुनना। मुझे बताओ बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जब दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री मैंने एग्जाम्पल में ली इंडिया और दूसरी कंट्री एग्जाम्पल में ली यूएस, तो इसका मतलब बेटा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर दोनों कंट्री जो इन्वॉल्व हो रही हैं, जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, उन दोनों कंट्री की करेंसी सेम होगी या डिफरेंट? इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसीज क्या होती हैं? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए। और यूएस की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। तो करेंसी क्या होंगी? डिफरेंट। दूसरा, मुझे बताओ इंटरनेशनल ट्रेड में जो बेटा, एक मिनट, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर करेंसी के साथ साथ दोनों कंट्रीज के जो लॉज हैं, लॉज मतलब जिनको एक वर्ड बोल रहा हूं, दोनों कंट्रीज की जो पॉलिसीज हैं वो सेम होंगी या डिफरेंट? क्यों? क्योंकि यूएस की पॉलिसी अलग है, इंडिया की पॉलिसी अलग है। इसका मतलब सर इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी भी क्या होती है? डिफरेंट। पॉलिसीज भी क्या होती हैं? डिफरेंट। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को बोला गया है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि इसके अंदर बेटा डिफरेंट करेंसी यूज हो रही हैं, एज वेल एज डिफरेंट पॉलिसीज यूज हो रही हैं, एज वेल एज डिफरेंट कंट्रीज यूज हो रही हैं। इसलिए बेटा इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहां पे जब डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट कंट्रीज, तो इसलिए यहां पे एक वर्ड आता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज यूज होती हैं, डिफरेंट करेंसी यूज होती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज यूज होती हैं। इसलिए बेटा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसलिए बेटा इसको एक वर्ड में क्या बोला गया? क्या है ये? हिट्रोजीनियस। अगर मैं होमोजीनियस बोलता तो होमोजीनियस तब होता जब विद इन दी कंट्री होता सेम। हिट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट। अब मुझे बताओ, दो कंट्री, एक इंडिया और एक यूएस, इंडिया यूएस से कोई चीज खरीद रहा है तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट, और यूएस क्या कर रहा है? अब इंडिया जब यूएस से खरीद रहा है तो इंडिया पेमेंट किस में करेगा? यूएस को यूएस डॉलर में करेगा, लेकिन इंडिया की करेंसी क्या है? तो बेटा वो रुपीस को पहले किस में कन्वर्ट कराएगा? डॉलर में। फिर किसको भेजेगा? यूएस को। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स हुई या नहीं हुई? ठीक है। इसलिए बेटा यहां पे वर्ड क्या आ रहा है? हिट्रोजीनियस। याद रखना, हिट्रोजीनियस वर्ड आ रहा है, हिट्रोजीनियटी बोलते हैं इसको। अगर वापस सुनना, अब मैं बात करता हूं यूएस की, बात करता हूं यूएस जो ट्रेडिंग कर रहा है वो सिर्फ विद इन दी कंट्री कर रहा है, विद इन दी कंट्री बोल रहा हूं। इसका मतलब यूएस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो दूसरी कंट्री को ना तो बेच रहा है ना दूसरी कंट्री से खरीद रहा है, वो विद इन दी कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है? ट्रेड। इसका मतलब यूएस विद इन दी कंट्री अगर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? ट्रेड, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। क्यों बेटा? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर दिल्ली में कोई गुड्स बन रहे हैं, क्या उन गुड्स को इंडिया के अंदर यूपी स्टेट खरीद सकता है? है तो एक ही कंट्री ना, दिल्ली भी यूपी इसका पार्ट है इंडिया का, और यूपी भी इंडिया का पार्ट है। अब मुझे बताओ, अगर दिल्ली से यूपी, दैट इज दिल्ली से यूपी में कोई गुड्स आ रहे हैं, इसका मतलब यूपी में गुड्स आ रहे हैं फ्रॉम दिल्ली, तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
दो कंट्री इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसके अंदर एक ही कंट्री इन्वॉल्व हो रही है। तो बेटा जब भी विद इन दी कंट्री कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं उसको हेट्रोजीनियस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। तो मुझे एक बस इतना बता दो, इंटरनेशनल ट्रेड में हेट्रोजीनियस वर्ड आएगा या होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस। इस पे एमसीक्यू है इसलिए फोकस किया है। अब वापस आते हैं, पहला पॉइंट वापस, इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन जरा बताओगे, क्या हो रहा है? एक्सचेंज किसका? गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन एक वर्ड क्या लिखोगे? रिसोर्सेज बिटवीन टू कंट्री, दैट इज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड में जो करेंसी है वो सेम होगी या डिफरेंट? डिफरेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज मतलब जो लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सेम होंगे या डिफरेंट? डिफरेंट। इसलिए बेटा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स। ये बोला गया है कुछ इकोनॉमिस्ट के थ्रू। और एक बात याद रखना, नोट डाल के एक पॉइंट और लिखोगे, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा है बेटा? ट्रेडिंग। इसलिए बेटा दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेडिंग होता है तो वर्ड आता है हेट्रोजीनियटी। आई होप क्लियर है यहां तक? पहले इतना अपडेट करो। हेडिंग डालो इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। और एक बात ध्यान से सुन लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जो भी लेट आ रहे हो टाइम से हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं चैप्टर छूटता चला जाएगा और प्रॉब्लम होती जाएगी। लिखो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसके बाद आगे की कुछ और पॉइंट्स हैं फिर लिखवाऊंगा। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ, इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ब्रैकेट में लिख लो रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज को एक वर्ड में आपके मॉड्यूल ने क्या बोला? रिसोर्सेज। तो ब्रैकेट में लिखो रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज, ब्रैकेट में लिख लेना डिफरेंट। कंट्रीज वर्ड लिखवाया इसलिए कंट्री नहीं, ब्रैकेट में लिखो बेटा डिफरेंट। सेकंड पॉइंट लिखो, इसी में सेकंड पॉइंट्स में लिखवा देता हूं। सेकंड पॉइंट लिख लो, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन, ध्यान से लिखना आगे की लाइन अप, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। रेजिडेंट जो रहने वाले हैं उनको रेजिडेंट बोल रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सेकंड पॉइंट समझ आया? रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्या मतलब बेटा? एक मिनट, अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं कहां का रेजिडेंट हूं? इंडिया का। अब मुझे बताओ, एक कंट्री यूएस से, एक मिनट, अगर मैं यूएस से कोई गुड्स खरीदता हूं तो बेटा मैं कहां का रेजिडेंट हूं? इंडिया का। और मैं गुड्स कहां से खरीद रहा हूं? यूएस के रेजिडेंट से। क्यों? क्योंकि वहां पे जिस कंपनी का वो गुड्स है वो कंपनी का ओनर, फॉर एग्जांपल बेटा वो कंपनी का ओनर जो है वो यूएस में रहता है। इसका मतलब बेटा, वापस से सुन लो, इसका मतलब बेटा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बेटा एक कंट्री के रेजिडेंट और दूसरी कंट्री के रेजिडेंट के बीच में हो रही है, यस या नो? तो यही पॉइंट लिखा है सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब यहां पे अंडरलाइन दी वर्ड बेटा, पहली वाली अंडरलाइन करो, गुड्स एंड सर्विसेज और रिसोर्सेज को, गुड्स एंड सर्विसेज और रिसोर्सेज को। और सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन करो ट्रांजैक्शन रेजिडेंट डिफरेंट कंट्रीज। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है, वापस सुन लो, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा क्या है?
कॉम्प्लेक्स। क्यों बेटा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो डिफरेंट करेंसीज। मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया, मुझे बस इतना बता दो कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट क्या इन्वॉल्व हो रही हैं? करेंसीज। डिफरेंट क्या इन्वॉल्व हो रही हैं? पॉलिसीज। इसका मतलब बेटा मुझे बताओ दो डिफरेंट करेंसी क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं? इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए। कहां से खरीद रहा है इंडिया? यूएस। यूएस की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। तो बेटा करेंसी डिफरेंट हो गई। दूसरा, पॉलिसी डिफरेंट क्यों हुई? इंडिया के लॉज अलग हैं, यूएस के लॉज अलग हैं। इसलिए बेटा इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बोलने की वजह से ये क्या बन गया? हेट्रोजीनियस। याद रखना, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जब डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट से, तुम्हारे मॉड्यूल ने नहीं लिखा लेकिन एमसीक्यू दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखो सम इकोनॉमिस्ट suggested that international trade Some economists suggested that international trade is complex. Some economists suggested that international trade is complex because it involves अब ABC करके लिखो इसी में, it involves A different currencies, B different policies, C different countries, different currency, different policy, different countries। इसका मतलब मुझे बताओ बेटा, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट क्या यूज हो रही है? करेंसी। डिफरेंट क्या यूज हो रही है? पॉलिसी। और डिफरेंट क्या यूज हो रही है? कंट्रीज। अब लिखो नोट डाल के एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू है, ध्यान से लिखना लाइन। लिखो इंटरनेशनल ट्रेड, लिखो ध्यान से लिखना, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स डिफरेंट, ये लाइन लिखवा रहा हूं पूरी, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स डिफरेंट करेंसी कॉमा पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स डिफरेंट करेंसी कॉमा पॉलिसी एक्सेट्रा। That is why international trade is heterogeneous. That is why international trade is heterogeneous. अंडरलाइन करो यहां पे हेट्रोजीनियस वर्ड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? अब वापस, अभी तक तुमने पढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन। अब एक मिनट सुन लो, इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन के बाद तुम्हारे मॉड्यूल ने कुछ एडवांटेजेस बता रखे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, कुछ ड्रॉबैक्स, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हेडिंग डाल लो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक्चुअल में तुम्हारी यूनिट का ही नाम है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब सबसे पहले सुनो जरा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये थ्योरीज प्रपोज करी हैं, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी है, हेडिंग डाल ली। अब सबसे पहली जो थ्योरी है इसके अंदर लिखो मर्केंटाइल। मर्केंटाइल, मर्केंटाइल से निकल के आई मर्केंटलिस्टिक, मर्केंटलिस्टिक व्यू, मर्केंटलिस्टिक व्यू।
और ब्रैकेट में लिख लेना मर्केंटाइल थ्योरी। सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज मर्केंटलिस्टिक व्यू, जिसको कई बार हम मर्केंटाइल थ्योरी बोलते हैं। अब सुनना जरा पॉइंट्स, पहले तो पॉइंट सुन लो, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले सर, ये जो मर्केंटाइल थ्योरी है ये सबसे ओल्ड थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, सबसे ओल्ड थ्योरी। ये थ्योरी बेटा, ये थ्योरी यूरोपियन थ्योरी है, दैट इज यूरोपियन थ्योरी है, यूरोपियन। इसका मतलब ये थ्योरी कहीं ना कहीं कहां पे बनी थी? यूरोप में, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं यूरोपियन थ्योरी। अब एक मिनट, ये थ्योरी क्या कहती है प्लीज सुन लो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू की फॉर्म में दे रखी है चीजें। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है वो कंट्री, प्लीज, वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ। प्लीज सुनना जरा, वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? जमा पूंजी। याद रखना, मेरी करंट इनकम वेल्थ नहीं कहलाएगी, मेरी जमा पूंजी वेल्थ कहलाती है। वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ। वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, वो कंट्री बहुत ज्यादा क्या कहलाएगी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की जगह यहां पे मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं? पावरफुल। अब मुझे बताओ, यूएस के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, इसलिए यूएस बहुत ज्यादा क्या कहलाता है? पावरफुल। तो पहला पॉइंट, मर्केंटाइल थ्योरी कहती है कि वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ, वो कंट्री बहुत ज्यादा क्या कहलाएगी? पावरफुल। अब मेरा क्वेश्चन है, कंट्री अपनी वेल्थ, हर कंट्री चाहेगी ना उसकी वेल्थ क्या हो? उसकी वेल्थ सबसे ज्यादा क्या हो? दैट इज हर कंट्री से क्या हो? ज्यादा हो। हर कंट्री ये चाहेगी। तो बेटा ये थ्योरी कहता है अगर आपको अपनी वेल्थ को क्या करना है? ज्यादा करना है, इसका मतलब आपको कैसी कंट्री बनना है? पावरफुल कंट्री बनना है। तो मर्केंटाइल थ्योरी कहता है एक्सपोर्ट को क्या करो? बढ़ाओ, और इंपोर्ट पे क्या लगाओ? इंपोर्ट पे लगाओ रिस्ट्रिक्शंस। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले ये मर्केंटाइल थ्योरी क्या है? ओल्ड थ्योरी। इसका मतलब ये थ्योरी आज भी चलती है, खत्म नहीं हुई, लेकिन ओल्ड थ्योरी है। कहां से आई? यूरोप से, इसलिए इसको कई बार क्या बोल देते हैं? यूरोपियन थ्योरी। ये कहता है वो कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा क्या है? वेल्थ, वो कंट्री कहलाएगी बहुत ज्यादा क्या? पावरफुल। अब मैं कह रहा हूं हमें बहुत ज्यादा कैसी कंट्री बनना है? तो हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी? अब वेल्थ कैसे बढ़ाएं? वेल्थ को बढ़ाने के लिए किस पे फोकस करें? एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये थ्योरी कहता है एक्सपोर्ट को बढ़ाओ और इंपोर्ट को क्या करो? कम। अब मेरा क्वेश्चन है, इंपोर्ट को बंद कर दो, ये नहीं बोला, इंपोर्ट को क्या करो? कम। कहने का मतलब सुनो, इंडिया चाहता है पावरफुल बनना। अब पावरफुल बनना है, इसका मतलब इंडिया पावरफुल कंट्री बनना चाहता है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करे? एक्सपोर्ट करे। किसको? दूसरी कंट्रीज को। जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री इंडिया से खरीदेंगी, उतना ज्यादा इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज की क्या बढ़ेगी? दूसरी कंट्री में डिमांड, और इंडिया के पास आएगा फॉरेन रिजर्व। समझो, मुझे बताओ बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से यूएस में गए तो इंडिया के पास जो पैसा आ रहा है वो डॉलर्स की फॉर्म में आएगा ना, तो इंडिया का क्या बढ़ेगा? फॉरेन रिजर्व। तो मर्केंटाइल थ्योरी कहता है क्या इंक्रीज करो? एक्सपोर्ट, और क्या कम करो? इंपोर्ट। इंपोर्ट को बंद मत करो, लेकिन इंपोर्ट को कर दो रिस्ट्रिक्ट। सर रिस्ट्रिक्शन लगा दो इंपोर्ट पे। सर कैसे लगा दो? इंपोर्ट पे क्या बढ़ा दो? टैरिफ। टैरिफ का मतलब इंपोर्ट्स पे क्या बढ़ा दो? टैक्स। मुझे बताओ, इंपोर्ट पे जब तुम टैक्स बढ़ा दोगे, ध्यान से सुनो, इंडिया में एक सप्लायर है जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है गुड्स। तुमने क्या करा? तुमने चाइना से जो भी गुड्स क्या हो रहे हैं इंडिया में? इंपोर्ट। तुमने इंपोर्ट पे क्या बढ़ा दिए? टैक्स। तो जो सप्लायर चाइना से क्या करेगा गुड्स को? इंपोर्ट, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस?
जितना गवर्नमेंट क्या बढ़ाती जाएगी, टैक्स, सप्लायर का क्या कम होता जाएगा, प्रॉफिट, तो बेटा वो इंपोर्ट करना क्या कर देगा, बंद। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सप्लायर को क्या करने से मना नहीं किया, इंपोर्ट, लेकिन इनडायरेक्टली बेटा क्या बढ़ा दिया, टैक्स। टैक्स की जगह वर्ड क्या आता है, टैरिफ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जब इंपोर्ट पे टैक्स हैवी पे करना पड़ेगा सप्लायर को लगेगा मुझे तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, बहुत कम, तो एक टाइम ऐसा आएगा सप्लायर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इंपोर्ट को बंद। इसका मतलब बेटा एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट को क्या करो, कम। ये कौन बोलता है, मर्केंटिलिस्टिक व्यू, दैट इज कौन सी थ्योरी बोलती है, मर्केंटाइल थ्योरी। वापस बोल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल थ्योरी, ओल्ड थ्योरी है, यूरोपियन थ्योरी है। और यूरोपियन थ्योरी के साथ साथ एक कंट्री जो क्या बढ़ाना चाहती है अपनी वेल्थ, जो अपने आप को क्या बनना चाहती है, तो वो कैसे अपने आप को पावरफुल बना सकती है, ये मर्केंटाइल थ्योरी बता रही है। क्या इंक्रीज करो और क्या कम करो, इंपोर्ट को बंद करने को नहीं बोल रहा, लेकिन इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम कैसे होगा, जब गवर्नमेंट इंपोर्ट पे क्या हैवी कर देगी, टैरिफ। पुराने जमाने में सुन लो अब जरा, पुराने जमाने में क्या होता था, ध्यान से सुनना क्योंकि लाइंस आएंगी। पुराने जमाने में क्या होता था, लेट अस सपोज इंडिया है और दूसरी कंट्री है यूके। पुराने जमाने में वो कंट्री ज्यादा पावरफुल कहलाती थी जिस कंट्री के पास बहुत ज्यादा होते थे क्या, गोल्ड एज वेल एज व्हाट, सिल्वर। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी इंडियन इकोनॉमी में, पुराने जमाने में पैसा नहीं था, पुराने जमाने में क्या चलती थी, अशरफियां, सिंपल सा मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स। अब सुनना जरा ध्यान से, जिस कंट्री के पास ज्यादा क्या होंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, उस कंट्री के की ज्यादा क्या होगी, वेल्थ, और वो कंट्री ज्यादा क्या कहलाएगी, पावरफुल। अब देखो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया यूके को गुड्स, तो रिटर्न में यूके ने इंडिया को क्या दिया, गोल्ड दिया या क्या दिया, सिल्वर के कॉइन्स, यही तो होगा। अब इंडिया के पास ज्यादा क्या होगा यूके से, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, तो इंडिया की क्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा वेल्थ, और इंडिया कैसी कंट्री बन गया, पावरफुल। अब मुझे बताओ ये पावरफुल कंट्री बनने के लिए इंडिया ने अपना क्या बढ़ाया, एक्सपोर्ट, और क्या घटा दिया, इंपोर्ट। और ये गोल्ड एंड सिल्वर की कॉइन्स की जगह वर्ड आता है, इनको बोलते हैं प्रीशियस स्पीशीज। सर स्पीशीज का मतलब प्रीशियस मेटल, ये तुम्हारा मर्केंटाइल थ्योरी बोलता है। लाइन समझ आ गई? अंश जी सामने देखो, इधर उधर मत देखो। फिलहाल मेरी शक्ल अगर अच्छी नहीं लग रही तो नीचे देख, मेरी ऐसी रहेगी। अब जिसने देखनी थी देख ली, अब वो रो रही है हंस रही है मुझे नहीं पता, मैंने फीडबैक नहीं लिया। इधर आओ वापस, हो गए 12 साल, हो जाएंगे, हुए नहीं है 10 साल तो हो गए हैं झेलते हुए मुझे, मतलब वो मुझे झेल रहे, मैं नहीं झेल रहा उसे। इधर आ जाओ वापस, लेक्चर सुन लिया तो मेरी बर्बादी हो जाएगी, कहीं ऐसा ना मेरे क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाए। अब मेरे पास एक प्रूफ भी है, मेरा प्रोडक्ट। मेरी बेटी इधर आ, हंस रहे हो, चुप हो गए नहीं हो गए? अब मैं तुम्हें चुप करने कर रहा हूं, स्टार्ट तो मैंने किया है। वापस सबसे पहले मर्केंटाइल थ्योरी कौन सी थ्योरी है, ओल्ड, कहां से आई, यूरोपियन थ्योरी। मर्केंटाइल थ्योरी कहता है कंट्री क्या इंक्रीज करना चाहती है, वेल्थ। कंट्री जितनी ज्यादा वेल्थ जनरेट करेगी उतनी कंट्री क्या बनेगी, कैसे बनेगी, पावरफुल। अपने एक्सपोर्ट को क्या करो, इंक्रीज, और किसको कम कर दो, इंपोर्ट को। इंपोर्ट को बंद मत करो, लेकिन इंपोर्ट को किस तरीके से कम करना है, क्या बढ़ा दो इंपोर्ट पे, टैरिफ। ऑटोमेटिकली जब इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ेगा तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब इंपोर्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, जिससे आपकी कंट्री की क्या इंक्रीज हो जाएगी, वेल्थ। तो आपकी कंट्री के पास ज्यादा क्या आएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के क्या, स्पीशीज, ठीक है। और जितनी ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर कंट्री के पास होगा उतनी कंट्री क्या कहलाएगी, पावरफुल। दिस इज व्हाट द मर्केंटाइल थ्योरी। क्लियर है सबको? लिखो जरा, हेडिंग डाल लिया मर्केंटलिस्टिक व्यू, ब्रैकेट में लिखो मर्केंटाइल थ्योरी।
इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूं, एमसीक्यू है। पॉइंट्स में लिखो। पहला पॉइंट, दिस थ्योरी वॉज बेस्ड, पहला पॉइंट ये लिखवा रहा है वेल्थ वाला। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट, इसका मतलब ये थ्योरी किस पे फोकस कर रही है? फोकस की जगह वर्ड लिख दिया प्रीमाइसेस। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट नेशनल वेल्थ एंड पावर, this theory was based on the premises that national wealth and power are best served, आगे के लाइन इंपॉर्टेंट है, नेशनल वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करो? एक्सपोर्ट्स एंड, बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड कलेक्टिंग। अब जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो रिटर्न में तुम क्या कलेक्ट करोगे? गोल्ड एंड सिल्वर के क्या? कॉइन्स, जिनको क्या वर्ड लिखेंगे? तो लिखो, बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड कलेक्टिंग प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, ब्रैकेट में लिखो गोल्ड कॉमा सिल्वर स्पीशीज, ब्रैकेट बंद, इन रिटर्न इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड कलेक्टिंग प्रीशियस मेटल, इन रिटर्न प्रीशियस मेटल में मैंने तुम्हें लिखा दिया गोल्ड एंड सिल्वर स्पीशीज, अंडरलाइन करो, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड कलेक्टिंग प्रीशियस मेटल। अब मुझे बताओ, जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के क्या होंगे? कॉइन्स, वो कंट्री ज्यादा क्या कहलाएगी? तो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव, दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव दैट, दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव दैट मोर सिल्वर और गोल्ड, more silver or gold a country accumulate, more silver or gold a country accumulate, comma richer it becomes। सेकेंड पॉइंट जरा ध्यान से पढ़ो दोबारा से। दिस थ्योरी ऑल्सो बिलीव दैट मोर सिल्वर और गोल्ड अ कंट्री एक्यूमुलेट रिचर इट बिकम्स। क्या मतलब हुआ? जिस कंट्री के पास ज्यादा क्या होंगे? गोल्ड एंड सिल्वर के क्या स्पीशीज, वो कंट्री ज्यादा क्या होगी? पावरफुल। लेकिन यहां लिखा है रिचर इट बिकम्स। पावरफुल कब कहलाएगी? जब उसका ज्यादा क्या होगा? वेल्थ। और वेल्थ की जगह यहां लास्ट में वर्ड आ गया रिचर। समझ आई लाइन? अंडरलाइन करो यहां पे मोर सिल्वर एंड गोल्ड और वर्ड अंडरलाइन करो रिचर इट बिकम्स। थर्ड पॉइंट लिखो। अब थर्ड पॉइंट अननेसेसरी लिखवा रखा है लेकिन लिखना पड़ेगा। लिखो थर्ड पॉइंट, मर्केंटाइल थ्योरी। थर्ड पॉइंट, मर्केंटाइल थ्योरी एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब ये थ्योरी किस पे फोकस कर रही है, लेकिन वर्ड लिखवा दिया मर्केंटाइल थ्योरी एडवोकेट्स। मर्केंटाइल थ्योरी एडवोकेट्स मैक्सिमाइजिंग, तुम बताओगे आंसर, मैक्सिमाइजिंग व्हाट? एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइजिंग, बिल्कुल सही। मर्केंटाइल थ्योरी एडवोकेट्स मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स, मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स in order to bring more species, in order to bring more species। बेटा what is the meaning of more species? बिल्कुल सही, ब्रैकेट में लिखो more species के ब्रैकेट में मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल, ब्रैकेट बंद। Mercantile theory advocates maximizing exports in order to bring more species, ब्रैकेट में लिखा मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल, ब्रैकेट बंद,
एंड मिनिमाइजिंग, क्या मिनिमाइज करूं, एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स, एंड मिनिमाइजिंग इंपोर्ट्स बाय, और एक मिनट, इंपोर्ट को कैसे मिनिमाइज करूंगा, बाय इंपोजिंग वेरी हाई टैरिफ, बाय इंपोजिंग वेरी हाई टैरिफ। लाइन समझ आ गई? ये थर्ड पॉइंट में इन्होंने पूरी थ्योरी का क्रक्स लिख दिया। अब अंडरलाइन करो थर्ड पॉइंट में, मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट, मिनिमाइजिंग इंपोर्ट, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो तुम्हारे पास ज्यादा क्या आएंगे, क्या आएंगे, ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर, लेकिन उसकी जगह वर्ड क्या लिखा है, अंडरलाइन करो, मोर स्पीशीज। और इंपोर्ट को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करा, तो अंडरलाइन करो, वेरी हाई टैरिफ। पूरी थ्योरी का क्रक्स है ये थर्ड पॉइंट, समझ आ गया? अब एक मिनट, इस थ्योरी के अंदर एक लास्ट पॉइंट और है जिसको मुझे समझाना पड़ेगा। इस थ्योरी को बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट है ये थ्योरी में, इस थ्योरी को बोलते हैं बेटा जीरो सम गेम, या जीरो सम ट्रेड बोल देते हैं कई बार। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो सम? जीरो सम का सुन लो मतलब क्या है। जीरो सम का मतलब है एक कंट्री को अगर क्या हो रहा है प्रॉफिट इंटरनेशनल ट्रेड में, तो दूसरी कंट्री को क्या हो रहा होगा, लॉस। ध्यान से सुनो, इस थ्योरी के अंदर जीरो सम गेम या जीरो सम ट्रेड बोलते हैं। जीरो सम ट्रेड का मतलब इस थ्योरी के अंदर क्या हो रहा है, इस थ्योरी के अंदर दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, यस या नो। तो बेटा एक कंट्री को तो क्या हो रहा होगा, लेकिन दूसरी कंट्री को क्या हो रहा होगा, लॉस। सर देखो इधर, यूके के पास, प्लीज सुनो, यूके के पास 100 गोल्ड के कॉइन है, इंडिया के पास गोल्ड के कॉइन नहीं है। इंडिया ने अपना क्या बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाया, और वो एक्सपोर्ट इंडिया ने किसको करा, दैट इज यूके को। इसका मतलब इंडिया से गुड्स बने और कहां गए, यूके। इसका मतलब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया गुड्स किसको, यूके। अब मुझे बताओ, यूके के पास गुड्स गए, रिटर्न में इंडिया के पास क्या आया, क्या आया, गोल्ड। यूके के पास कितने गोल्ड थे, इंडिया के पास सपोज करो ये 100 गोल्ड आ गए। अब मुझे बताओ यूके के पास कितने गोल्ड बचे, इंडिया का क्या हुआ, यूके को क्या हुआ, लॉस इन द सेंस यूके की वेल्थ क्या हो गई, कम, इंडिया की वेल्थ क्या हो गई, ज्यादा। मर्केंटाइल थ्योरी के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट यही था, दो कंट्रीज के बीच में अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो एक कंट्री को ही क्या होगा, प्रॉफिट, दूसरी कंट्री को प्रॉफिट नहीं होगा। यह है इसको, और इसको ही क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम या जीरो सम ट्रेड, यह है इसका मतलब। लेकिन मुझे बताओ बेटा, ऐसा कभी पॉसिबल हो रहा है, दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है, इंडिया और चाइना, कभी चाइना ये चाहेगा कि इंडिया का प्रॉफिट और मेरा लॉस हो, ऐसा होगा कभी, कभी सोचो प्रैक्टिकली होगा ऐसा। लेकिन अगर बता दूं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करें तो हम अपना क्या बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट। तो हमें तो क्या हो रहा है, और किसको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट। इसका तो दूसरी कंट्री हमारे को भेज ही नहीं पा रही। जब हम दूसरी कंट्री से खरीद नहीं रहे तो उस कंट्री के गुड्स हमारी कंट्री में बिक नहीं रहे ना, तो उस कंट्री का क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस। इसीलिए इस बेटा इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, जीरो सम ट्रेड। और जीरो सम ट्रेड का मतलब दो कंट्रीज जिनके बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, उन दोनों कंट्रीज में से एक को तो क्या होगा, दूसरी को क्या होगा, लॉस। आई होप क्लियर है सबको। लिखो, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरी और व्यू, क्योंकि मर्केंटाइल व्यू लिखवाया था मैंने आपको, तो यही लिखवा रहा है, दिस थ्योरी और व्यू आर्ग्यू, ये आर्ग्यूमेंट है इस थ्योरी में, आर्ग्यूमेंट हुआ था बहुत ज्यादा, तो ये बोल रहा है दिस थ्योरी और व्यू आर्ग्यू दैट ट्रेड इज जीरो सम गेम, दैट ट्रेड इज जीरो सम गेम।
और जीरो सम गेम का मतलब लिखवाया, आगे लिखो दैट इज कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मीनिंग जीरो सम गेम? दैट इज एक कंट्री का क्या, दूसरी कंट्री का, दैट इज वन कंट्रीज गेन, वन कंट्रीज गेन, प्रॉफिट की जगह वर्ड लिख दिया गेन, वन कंट्रीज गेन इज इक्वल टू अनदर कंट्रीज लॉस, वन कंट्रीज गेन इज इक्वल टू अनदर कंट्रीज लॉस। क्लियर है सबको? अंडरलाइन करो जीरो सम गेम, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। अब वापस आता हूं, सबसे पहली थ्योरी जो ओल्ड थ्योरी है वो कौन सी है? मर्केंटाइल थ्योरी। मर्केंटाइल थ्योरी फोकस करती है किस चीज पे? गलत, अपनी कंट्री की क्या इंक्रीज करो? वेल्थ। जितनी ज्यादा वेल्थ आपकी कंट्री के पास होगा उतनी आपकी कंट्री क्या कहलाएगी? पावरफुल। अपनी कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए क्या करो? एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करो और इंपोर्ट्स को मिनिमाइज। इंपोर्ट्स को बंद कर दो, इंपोर्ट्स को क्या करो? कैसे करेंगे इंपोर्ट्स को मिनिमाइज? हाई क्या लगा दो? टैरिफ। टैरिफ का मतलब टैक्स। ठीक है, क्लियर है सबको? अब एक मिनट नोट डाल के 2 पॉइंट और लिख लो, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसलिए लिखवा रहा हूं, नोट डाल के लिख लो ये पॉइंट। नोट डाल के बॉक्स में लिख लो, दिस थ्योरी इज एन ओल्ड थ्योरी एज वेल एज सेकेंड पॉइंट यूरोपियन थ्योरी। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कौन सी थ्योरी है जो यूरोपियन थ्योरी है? दैट इज मर्केंटाइल थ्योरी। ओल्ड थ्योरी सिर्फ लिख लो और यूरोपियन थ्योरी। ओल्ड थ्योरी एज वेल एज इसी थ्योरी को बोलते हैं यूरोपियन थ्योरी। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे। आज के लिए सेकंड थ्योरी, हेडिंग डालो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। दैट इज सेकंड थ्योरी की बात कर रहा हूं, ये मर्केंटाइल थ्योरी थी, सेकंड की बात करते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, और ये थ्योरी किसने प्रपोज करी है? फादर ऑफ इकोनॉमिक, नाम याद है? क्या नाम है? हेडिंग डालो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। सेकंड थ्योरी है और इस पर न्यूमेरिकल एक समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, नोटिंग बाद में करना है। अब एक मिनट, एडम स्मिथ ने बोला कि ऐसा है जो मर्केंटाइल थ्योरी है, वो मर्केंटाइल थ्योरी के अंदर एक कंट्री ए, इसका तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट, और एक कंट्री बी, इसका क्या हो रहा है? लॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एडम स्मिथ की थ्योरी क्या कहती है कि मर्केंटाइल थ्योरी में दो कंट्रीज जो आपस में क्या कर रही हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, उन दोनों के बीच में एक का तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरी का क्या हो रहा है? लॉस। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दो कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं तो दोनों कंट्री का क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आएगा। मर्केंटाइल थ्योरी में डिसएडवांटेज क्या थी? अगर मैं पूछूं तुमसे, एक का क्या है? गेन, दूसरे का क्या है? लेकिन मुझे बताओ, आप यूके की कंट्री के ओनर, दैट इज आपकी कंपनी यूके में और मेरी कंपनी इंडिया में है, आपकी कंपनी और मेरी कंपनी आपस में ट्रेड कर रही हैं, आपको लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए? दोनों का क्या होना चाहिए? तभी तो बेटा ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। तो बेटा एडम स्मिथ ने बोला कि एक और थ्योरी है जिस थ्योरी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब सुनना जरा ध्यान से ये थ्योरी, पहला पॉइंट, ये थ्योरी क्यों आई? अरे मेरे को एक बात बता दो भाई, एडम स्मिथ ने ये थ्योरी क्यों प्रपोज करी? क्योंकि मर्केंटाइल थ्योरी में एक को क्या हो रहा था? दूसरे को क्या था? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुनना जरा ध्यान से, इधर देख लो, बॉक्स बना रहा हूं, तुम बाद में सब कुछ करोगे। यहां ले रहा हूं दो कंट्री, यहां ले रहा हूं दो कंट्री, इधर देख लो जरा ध्यान से। एक कंट्री ले रहा हूं इंडिया, एक कंट्री ले रहा हूं यूके।
यहां ले रहा हूं दो कॉमोडिटी, कॉमोडिटी बोल रहा हूं, हाँ जी सर, उधर उससे बाद में बातें करना। दो कॉमोडिटी ले रहा हूं, एक कॉमोडिटी यहां ले रहा हूं व्हीट, और एक कॉमोडिटी सपोज कर लो यहां पे राइस। इधर देख लो ध्यान से, व्हीट और राइस, और ऊपर लिख रहा हूं यहां पे लेबर आवर्स। लेबर आवर्स में एक घंटा ले रहा हूं, दैट इज 1 आवर्स, 1 आवर। इधर देख लो ध्यान से, इंडिया क्या करता है, इंडिया 1 आवर में 5 यूनिट व्हीट बनाता है। इंडिया 1 आवर में 5 यूनिट क्या बनाता है, व्हीट। और इंडिया 1 आवर में 1 यूनिट राइस बनाता है। 1 यूनिट की जगह केजी ले लो, सिंपल देसी भाषा। 1 घंटे में इंडिया में कितने किलो व्हीट बन रहा है, 5 किलो। कितने किलो राइस बन रहा है, इधर आ जाओ, यूके में 1 घंटे में, दैट इज 1 आवर में 3 किलो क्या बन रहा है, व्हीट। लेकिन 4 किलो क्या बन रहा है, राइस। समझ आ गया, बॉक्स समझ आया। अब आते हैं इधर, एडम स्मिथ क्या कहते हैं, एडम स्मिथ कहते हैं, प्लीज सुन लो, एडम स्मिथ कहते हैं जो कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, जो कंट्री जिस चीज को बनाने में क्या है, स्पेशलाइज, वो कंट्री सिर्फ वो चीज क्या करे, प्रोड्यूस करे, और दूसरी कंट्री को क्या कर दे, एक्सपोर्ट। अब इधर देखना, जरा ध्यान से सुनना, चेंज कर रहा हूं कलर। इधर देखो जरा, 1 घंटे में इंडिया कितने किलो व्हीट बना रहा है, 5, और यूके 3। तो इंडिया 1 घंटे में यूके से ज्यादा व्हीट बना रहा है ना। तो इंडिया यहां लिख दूं, व्हीट के अकॉर्डिंग किसको ज्यादा फायदा है, इंडिया को या यूके को। इंडिया में 1 घंटे में ज्यादा व्हीट बन रहे हैं ना कंपेयर टू यूके। समझ आ रहा है। तो यहां लिख रहा हूं, इंडिया को क्या है, इंडिया को एडवांटेज है कंपेयर टू व्हाट, इन टर्म्स ऑफ व्हीट। समझ आ। आते हैं आगे किस पे, राइस के केस में 1 घंटे में इंडिया कितने किलो राइस बना रहा है, 1, और यूके। तो राइस के केस में यूके को क्या है ज्यादा एडवांटेज, किसके कंपेरेटिवली। तो बेटा एडम स्मिथ कहते हैं इंडिया सिर्फ क्या बनाए, व्हीट बनाए, क्योंकि इंडिया व्हीट बनाएगा, व्हीट में इंडिया क्या है, क्या ना बनाए, राइस बनाए ना। और यूके सिर्फ क्या बनाए, राइस, क्या ना बनाए, व्हीट। इंडिया व्हीट बना के किसको एक्सपोर्ट कर दे, और यूके राइस बना के किसको एक्सपोर्ट कर दें, इंडिया को। तो दोनों का फायदा हुआ ना। समझ आ रहा है यहां कुछ। मर्केंटाइल थ्योरी में क्या हो रहा था, एक कंट्री का प्रॉफिट दूसरे का लॉस हो रहा था ना। यहां पे तो बेटा एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है क्या, और दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, एक मिनट, इंडिया व्हीट बना के क्या कर रही है यूके को, और रिटर्न में क्या ले रही है, क्या ले रही है, इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रही है व्हीट, इंपोर्ट कर रही है राइस। तो बेटा जब इंपोर्ट करेंगे तो यूके का भी तो फायदा है। समझ आ गया। यहां समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, किसको फायदा है इस इन केस ऑफ व्हीट। इंडिया को कितना फायदा होगा, कोई मुझे बताएगा, कितने लेबर आवर्स बचे। चलो वो बात की बात है, कितने, एक मिनट, इंडिया अगर, एक मिनट, इंडिया को व्हीट में फायदा है यूके से, कितनी फालतू व्हीट बना ली है बेटा। इधर देख लो, इधर 1 किलो, 1 किलो कहां से आ गई, गड़बड़ दी तराजू में बेटा। इधर देख, इधर ऐसे, 1 मिनट, इंडिया कितने किलो फालतू व्हीट बना रहा है 1 घंटे में, और इंडिया कितने कम राइस बना रहा है, 3। तो बेटा 1 मिनट, इंडिया को राइस में लॉस हो रहा है ना, और किसको फायदा हो रहा है, क्या लिखा है यहां, तो कॉस्ट एडवांटेज मतलब व्हीट के केस में इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन राइस के केस में इंडिया को एडवांटेज नहीं है। तो राइस किसको बनाने दें, यूके से राइस क्या कर ले,
इंपोर्ट, और उस रिटर्न में यूके को क्या दे दें, वीट। समझ आया? दिस इज व्हाट एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। आ गया समझ? पक्का? क्वेश्चन है एमसीक्यू, वापस बोल रहा हूं, ये चार्ट बना के देगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछेगा किसको कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ राइस। आंसर पूछ रहा हूं, किसको कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ व्हीट, इंडिया। चार ऑप्शन में से ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तुमने। हाँ जी सर, किसको कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस? मैं तो बोल रहा हूं इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस, एंड बोला और नहीं बोला, क्वेश्चन समझो। आंसर क्या होगा? यूके का व्हीट एंड राइस दोनों जाओ, तुम दोनों से पूछो। हाँ जी चलो तुम बता दो। हाँ हाँ और क्या, आपसे पूछ रहा हूं, उससे थोड़ा ना पूछ रहा हूं। इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस दोनों को फायदा है। बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए। नन ऑफ द अबव। जब ऑप्शन मैंने बोले थे कौन बनेगा करोड़पति, चार ऑप्शन तो आते हैं, और नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, ओपिनियन ले लो, फोन अ फ्रेंड, और यहां फोन की जरूरत नहीं, सामने तो हूं। एक वर्ड पे फोकस कर लो, यहां पे दोनों चीजों में फायदा हो रहा है, दोनों को एक चीज में फायदा है, और नहीं बोल रहा, और क्वेश्चन समझा करो, एंड बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं व्हीट के केस में किसको फायदा है, इंडिया। राइस के केस में किसको फायदा है, यूके। दोनों बनाएगा इंडिया तो फायदा है, दोनों में नहीं है। एक चीज तो वो कम बना रहा है ना यूके के कंपेरेटिवली, तो लॉस हो रहा है एक चीज में, सिर्फ एक में फायदा है। समझो, क्वेश्चन को घुमा के देगा क्वेश्चन, प्रॉब्लम हो जाएगी। आया समझ? ये क्या है, ये है क्या, ये जो मैंने ऊपर क्या लिखा है, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स का मतलब एक आवर में इंडिया कितने व्हीट बनाता है, इसको इन्होंने यूनिट्स में दे रखा है। आप यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, और यूनिट्स को केजी मान लो। समझ आ गया? बनाओ जरा डायग्राम, ये चित्रकला, और ऊपर लिखना यहां पे लेबर आवर्स, और ब्रैकेट में लिख लेना 1 आवर, और नहीं समझ आता और नीचे लिख लेना एक आवर्स में इंडिया कितने व्हीट बनाता है, लिख लेना आगे 5 किलो। और हम किलो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने समझने के लिए यूनिट को हम किलो बोल रहे हैं, क्योंकि घर पे जाके तुम लोग कहां, तुम्हारी बुक्स कहां, तुम्हें खुद नहीं पता। घर पे जाओ, अरे क्या बना है खाने में, जल्दी बताओ मम्मी खाने में क्या बना है, बेटा घिया। घिया कोई खाने की चीज है? क्या बना है, तोरी। एक क्या बना है, तोरी। मैं नहीं खा रहा, मैगी बना के दे दो। आयुष नहीं, अच्छी बात है बेटा मिल्क पी ले। अरे मिल्क वाइट तो पिया ही नहीं जाता, अजीब सा आता वाइट को देख के, इसमें कुछ डले तो सही, क्या डालना है, चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट भी डल गया, अरे अजीब सा टेस्ट आ रहा है, मैं नहीं पी रहा, टाइम नहीं है, देर हो रही है। ब्रेकफास्ट में क्या बना है, बेटा क्या खाएगा, अरे कुछ भी बना दो, कुछ भी नाम की कोई डिश नहीं है, मुंह से बताओ। अभी मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा जी चल बेटा घर पे बैठा है, अंदर पढ़ रहा होगा रूम के अंदर किताब कहीं और पढ़ी है, सोया पड़ा है आराम से। रियलिटी बता रहा हूं। और रात को नींद नहीं आ रही, चल किसी को मैसेज ही डाल देता हूं, ऐसे व्हाट्सएप ओपन किया, व्हाट्सएप भी नहीं ओपन किया, ऐसे फेसबुक पे कोई जाग रहा है, बस इतना लिखना है, 500 मैसेज आ जाएंगे, हाँ मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। उसके बाद सुबह जब क्लास का टाइम होता है, अरे कोई बात नहीं आंख खोल के सोएंगे, हैं बहुत बतेरे हैं आंख खोल के सोते हैं। एक एक को अभी बुलाऊंगा, यहाँ पे समझ आ जाएगा कौन कौन आंख खोल के सो रहा है। ये तो तुम लोगों की अच्छी कला है, सीख गए हो तुम लोग अब तो, और भी तुम इंटरमीडिएट में आओ, आंख खोल के सोने के साथ साथ जिंदा लाश। हंस क्यों रहे हो? इंटरमीडिएट वालों से पूछो, अभी लेक्चर है मेरा, उसके बाद ही इंटर में है बैक टू बैक। अरे सर अभी तो 15 मिनट का ब्रेक दे दो। फाइनल का लेक्चर होता था मेरा, फाइनल में, सीए फाइनल में लेक्चर होता था। प्रॉब्लम क्या है, फाइनल वाले स्टूडेंट सिर्फ या तो इवनिंग में पढ़ेंगे या मॉर्निंग में, बीच में आर्टिकलशिप होती है, पढ़ नहीं सकते, अलाउ नहीं है। अब जनवरी कोहरा पड़ रहा है,
उनका लेक्चर का टाइम होता है 6:30 बजे। 80-90 स्टूडेंट ऑलमोस्ट बैठे थे। मैं पहुंचा लेक्चर के अंदर, मैं 6, 6:15 पहुंच जाता हूं, क्योंकि मेरे को तो एक्चुअली नींद नहीं आती ना, उल्लू हूं। 6:15 बजे पहुंचा, 6:30 बजे डॉट मैंने कैमरा ऑन करा, एक स्टूडेंट बैठा था, लेक्चर स्टार्ट। आते गए, आधे घंटे में आते गए। सर ये क्या है? मैंने क्या है? सर इतना कोहरा हो रहा, हमें नजर नहीं आ रहा। लेक्चर स्टार्ट कर दिया। मैंने आए कैसे हो? सर मेट्रो से। मैं कहा तो मेट्रो से आए तो बेटा ड्राइवर को नजर नहीं आना चाहिए, तेरे को कैसे नजर नहीं आना? भैया मेट्रो से आए हो तुम दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, तो तेरे को बेटा नजर कैसे नहीं आ रहा? मेट्रो के ड्राइवर को नजर नहीं आना चाहिए ना। सर वो बस बता देता हूं, नींद नहीं खुली। मैं कहा वही तो प्रॉब्लम है। हो गया? लिखो जरा, मेरी शक्ल मत देखो, इधर लिखो। पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अच्छा एक मैं बताओ, इस थ्योरी के अंदर दोनों कंट्री को फायदा, एक को? दोनों को। इस थ्योरी के अंदर कौन सी कंट्री को क्या बनाना चाहिए? जो कंट्री जिस चीज में क्या है, स्पेशलाइज्ड। इंडिया किस चीज में स्पेशलाइज्ड है बेटा? और यूके, तो इंडिया को क्या बनाना चाहिए? और एक्सपोर्ट कर दे वीट किसको? और यूके से क्या इंपोर्ट कर ले? राइस। तो पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कॉमा, अ कंट्री विल स्पेशलाइज्ड, ध्यान से लिखना लाइन, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कॉमा, अ कंट्री विल स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन, अ कंट्री will specialized in production and export of commodity. A country will specialized in production and export of commodity in which it has absolute cost advantage. In which it has absolute कॉस्ट एडवांटेज। कहने का मतलब जो कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, वो कंट्री वो चीज प्रोड्यूस करे जिसमें उसको फायदा है और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दे। लिख लो नीचे ब्रैकेट में, इन द अबव डायग्राम, ब्रैकेट में लिख लो इस लाइन के नीचे, इन द अबव डायग्राम इंडिया विल प्रोड्यूस, बेटा व्हाट? India will produce wheat and export to UK. ब्रैकेट बंद। क्लियर है यहां तक? अभी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन क्लियर है थ्योरी? याद रहेगी? चलो फिलहाल के लिए यहीं रोक रहा हूं लेक्चर, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।